प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने नेपाली समकक्ष केपी ओली के साथ विराटनगर एकीकृत चेकपोस्ट का करेंगे उद्घाटन, जो जोगबनी और विराटनगर दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में करेंगे एक जनसभा को संबोधित। ये प्रदेश में सीएए के समर्थन में भाजपा की तीसरी रैली है। जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का चुना गया नया अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी छुएगी नए शिखर को। और पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका अवार्ड कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए प्रदान। डीडी न्यूज की टीम को यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। नमस्कार, मैं हूं अर्चना सतीश। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके नेपाली समकक्ष केपी शर्मा ओली आज विराटनगर एकीकृत चेकपोस्ट का उद्घाटन करेंगे। दोनों प्रधानमंत्री संयुक्त रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसका उद्घाटन करेंगे। इस चेकपोस्ट को 260 एकड़ जमीन पर करीब 150 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है। इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट में सभी आधुनिक सुविधाएं मौजूद हैं। इसे प्रतिदिन लगभग 500 ट्रकों के आवागमन के लिहाज से डिजाइन किया गया है। पर्यावरण के संरक्षण और संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर भू निर्माण और वृक्षारोपण भी किया गया है। गौरतलब है कि जोगबनी विराटनगर अंतर्राष्ट्रीय और व्यापार बिंदु दोनों देशों के बीच महत्वपूर्ण व्यापार बिंदुओं में से एक है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज लखनऊ में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। ये रैली लखनऊ के बंगला बाजार स्थित रामकथा पार्क में आयोजित की गई है। बताया जा रहा है कि इस जनसभा में लाभान्वित होने वाले शरणार्थियों की सहभागिता भी होगी। कार्यक्रम को अमित शाह के अलावा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एवं प्रदेश भाजपा अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी संबोधित करेंगे। रैली की सारी तैयारियां पूरी हो गई हैं। सीएए को लेकर भाजपा की प्रदेश में ये तीसरी रैली है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए प्रक्रिया तेज हो चली है। चुनाव के लिए उम्मीदवारों द्वारा नामांकन दाखिल करने की आज आखिरी तारीख है। उम्मीदवारों द्वारा नामांकन वापस लिए जाने की अंतिम तारीख 24 जनवरी है। दिल्ली की 70 विधानसभा सीटों के लिए 8 फरवरी को मतदान होना है। मतगणना 11 फरवरी को होगी। भारतीय जनता पार्टी ने आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए 10 उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है। सूची के मुताबिक सुनील यादव नई दिल्ली से, शाहदरा से संजय गोयल, राजौरी गार्डन से रमेश खन्ना, दिल्ली कैंट से मनीष सिंह और महरौली से कुसुम खत्री पार्टी के उम्मीदवार होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के युवाओं से अपनी दिल की बात सुनते हुए देश के विकास के लिए काम करने के लिए जोश के साथ जुड़ने को कहा है। दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में परीक्षा पे चर्चा 2020 कार्यक्रम में पीएम मोदी ने छात्रों को हर तरह के तनाव से आजाद होकर पढ़ाई करने का मंत्र दिया। पीएम मोदी ने कहा कि परीक्षा में अच्छे अंक ही सब कुछ नहीं है और ये भी सुझाव दिया कि घरों में एक टेक्नोलॉजी से मुक्त कमरा होना चाहिए और वहां कोई उपकरण नहीं होना चाहिए। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के दौरान छात्रों को संबोधित करते हुए पीएम ने उनसे अपनी भाषा में बात करने को कहा और साथ ही कहा कि उनके साथ उनकी ये बातचीत विदाउट फिल्टर होगी। छात्रों के साथ बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री ने छात्रों के जीवन में टेक्नोलॉजी के महत्व के सवाल पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि छात्रों को टेक्नोलॉजी से डरना नहीं चाहिए, बल्कि उसे एक मित्र की तरह देखना चाहिए। What should be the role of modern technology in a student's life? Many children in the world are using educational technology to learn better. So, how can it help us? टेक्नोलॉजी का भय ये कतई अपने जीवन में आने नहीं देना चाहिए। टेक्नोलॉजी को हम अपना दोस्त माने हैं। बदलती हुई टेक्नोलॉजी को हम पहले से समझने की कोशिश करें। हम प्रोएक्टिव हो। क्या सिर्फ टेक्नोलॉजी का ज्ञान होना इनफ है क्या दोस्तों के बीच में? तो मेरी कोशिश रहनी चाहिए कि मैं जिस प्रकार की सोच को लेकर के काम कर रहा हूं, मेरे लिए इसमें उपयोगी कैसे होगा। एक पीढ़ी वो है सामने है फिर भी देखने को तैयार नहीं जब तक पूछता नहीं है। आज नई पीढ़ी वो है जो पूछने के लिए तैयार ही नहीं है। वो कहती है मेरे पास है, मैं इसको पूछूंगा, वो और जो कहेगा वही सही है। लेकिन धीरे धीरे उस सोशल नेटवर्किंग शब्द का इतना विकृति आ गई टेक्नोलॉजी के कारण कि अब सोशल नेटवर्किंग हमारा व्हाट्सएप कर रहा है।
ये सोशल नेटवर्किंग उस सोशल नेटवर्किंग की कल्पना से एक प्रकार की विकृति है। अब ये जो जीवन की जगह प्राण तत्व को अगर टेक्नोलॉजी हड़प कर लेगी तो फिर जिंदगी हमारी बहुत शुष्क हो जाएगी। और इसलिए टेक्नोलॉजी का मैक्सिमम उपयोग भी होना चाहिए, लेकिन हम टेक्नोलॉजी के गुलाम नहीं होने चाहिए। परीक्षा पे चर्चा के तीसरे संस्करण में छात्रों से बात करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बोझ लेकर परीक्षा हॉल में जाने पर सारे प्रयोग बेकार हो जाते हैं। उन्होंने कहा कि आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है और इसके साथ ही छात्रों को परीक्षा के लिए जाना चाहिए। पीएम ने कहा कि परीक्षा को कभी जिंदगी में बोझ नहीं बनने देना चाहिए। मेरा प्रश्न ये है कि जब हम परीक्षा के लिए परीक्षा हॉल में जाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि हम अपने प्रश्नों के उत्तर भूलने लगते हैं। At times, we go blank after receiving a question paper. How do we overcome such a situation? आप बोझ लेकर के अगर एग्जामिनेशन हॉल में गए हैं तो सारे प्रयोग बेकार जाते हैं। आत्मविश्वास लेकर के जाना है। जितना आत्मविश्वास भरा हुआ होगा आप बहुत सरल, और कोई भी स्टूडेंट ऐसा नहीं होगा जिसके टीचर ने ये न समझाया हो कि भाई 10 सवालों का जवाब देना है, तुम्हारे पास 1.5 घंटा है, तो ऐसा करो सबसे सरल है उसको पहले सिलेक्ट करो, उसका जवाब दे दो ताकि कम समय में काम। ऐसा ही कहते हैं ना, ऐसा ही सिखाते हैं ना। 1 2 3 4 कोई नहीं कहता है। 6ठे नंबर का सवाल ठीक लगता है तो पहले 6ठे का कर लो ताकि बाद में समय बच जाए। मैं भी आपसे कहूंगा कि हम एक बार सरल चीज को हाथ लगाएंगे तब तक आप एकदम से उसके साथ एकमस्ट हो जाते हैं। एकस्टम हो जाते हैं तो आप बड़ी सरलता से चीजों को चलाते हैं। और इसलिए आत्मविश्वास बहुत बड़ी चीज है। एग्जाम को जिंदगी में बोझ कभी बनने मत देना। अगर ये कर लिया तो मैं नहीं मानता हूं कि आपको जो 2 मिनट शुरू में जाती है गड़बड़ कर जाती है। दूसरा, अगर फोकस एक्टिविटी है तो कठिनाई बहुत कम रहती है। कभी कभी क्या होता है, मन भटकने लगता है, फिर लगता है कि ये क्या कर रहा है। अच्छा, उसने पहला सवाल उठाया, छोड़ो अगल बगल में कौन करता है, आपको क्या करना है उस पर ध्यान केंद्रित कीजिए। 1 मिनट में आपका गाड़ी चलना लग जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष जेपी नड्डा को कल सर्वसम्मति से पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष चुन लिया गया। पार्टी के चुनाव प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उन्हें निर्वाचित होने का प्रमाण पत्र दिया। पीएम मोदी ने नड्डा का नए अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया। इसके बाद पार्टी के कई वरिष्ठ नेताओं ने नड्डा को अपनी शुभकामनाएं दी। पीएम मोदी ने नड्डा को बधाई देते हुए उम्मीद जताई कि पार्टी अपने राजनीतिक आदर्शों और मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और उसका विस्तार होता रहेगा। श्री जगत प्रकाश नड्डा जी वर्ष 2019-22 के लिए भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद पर सर्वानुमति से निर्वाचित हुए और इसी के साथ जेपी नड्डा दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। दिल्ली स्थित पार्टी के राष्ट्रीय मुख्यालय पर संगठनात्मक चुनाव के प्रभारी राधा मोहन सिंह ने उनके निर्विरोध निर्वाचित होने का ऐलान किया। इसके बाद अभी तक पार्टी के अध्यक्ष रहे अमित शाह नड्डा को मंच तक लेकर गए और फिर चुनाव अधिकारी ने उन्हें जीत का प्रमाण पत्र सौंपा। जीत के बाद नड्डा को बधाइयों का तांता लग गया। प्रमाण पत्र लेने के बाद अमित शाह नड्डा को पार्टी अध्यक्ष के कमरे तक लेके गए, जहां नए अध्यक्ष ने औपचारिक तौर पर पार्टी अध्यक्ष का पदभार संभाला। इस मौके पर तमाम राज्यों के मुख्यमंत्रियों और वरिष्ठ नेताओं ने उनका स्वागत किया। शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नड्डा का अभिनंदन करने के लिए बीजेपी मुख्यालय पहुंचे। जेपी नड्डा और अमित शाह ने पीएम मोदी की अगवानी की। समारोह में सबसे पहले पीएम मोदी ने नड्डा का नए अध्यक्ष बनने पर अभिनंदन किया। इसके बाद लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, अमित शाह, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने उनका अभिनंदन किया। पीएम मोदी ने नड्डा को बधाई दी और आशा जताई कि पार्टी अपने राजनीतिक आदर्शों और मूल्यों को लेकर आगे बढ़ेगी और उसका विस्तार होता रहेगा। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र की आशा अपेक्षाओं के अनुरूप अपने आप को ढालेगी, अपने आप का विस्तार करेगी
प्रारंभ से ही पार्टी का स्वभाव रहा कि पार्टी हॉरिजॉन्टली जितना विस्तार कर सके करते रहना और दूसरी तरफ कार्यकर्ता का विकास नई नई ऊंचाइयों को पार करता चले। प्रधानमंत्री के अलावा अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी समेत तमाम नेताओं ने नड्डा को बधाई दी। एक सामान्य कार्यकर्ता से अपनी कैरियर की शुरुआत करने वाले जगत प्रकाश जी को हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष कर निर्विरोध चुना है। कि नड्डा जी, आपके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी कारगिल से लेकर कन्याकुमारी तक जितने भी राज्य आते हैं, सभी राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की विजय पताका फहराने में कामयाबी हासिल करे। हमारे पार्टी की ये विशेषता है कि कार्यकर्ता के रूप में छोटे स्तर पर काम करने वाला हमारा कार्यकर्ता भी इस पार्टी का अध्यक्ष बन सकता है। यही हमारी पार्टी की सबसे बड़ी विशेषता है। नए अध्यक्ष नड्डा ने सभी का आभार जताया और भरोसा दिलाया कि वो पूरे परिश्रम के साथ पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मैं एक ही बात का उनको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि जो कुछ भी ताकत सामर्थ्य मेरे में होगा, दिन रात एक करके मेहनत की प्रकाष्ठा करते हुए, और मेहनत की प्रकाष्ठा खुद ही नहीं, आप सब लोगों के साथ मिल करके करते हुए भारतीय जनता पार्टी को उत्कर्ष की स्थिति में ले चलेंगे। इस बात का आपको विश्वास दिलाता। इससे पहले आज सुबह ही पार्टी अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन का काम शुरू हुआ। भाजपा के वरिष्ठ नेताओं अमित शाह, राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी तथा कई मुख्यमंत्री एवं नेताओं ने नामांकन की प्रक्रिया के दौरान नड्डा के नाम का प्रस्ताव किया। पार्टी के तमाम नेताओं ने नड्डा के चुने जाने पर खुशी जताई। अमित जी ने एक बहुत अच्छा रास्ता स्थापित किया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी बनाई है। अब इसको और गति देना ये काम है और निश्चित रूप से नड्डा जी के नेतृत्व में वो होगा। अमित शाह के अध्यक्ष रहते 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपनी सबसे बड़ी जीत दर्ज की और पूरे देश में पार्टी का विस्तार हुआ। ऐसे में नड्डा के सामने पार्टी को और ऊंचाइयों पर ले जाने की चुनौती है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल साल 2018 के लिए पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका का वितरण किया। दिल्ली में आयोजित एक समारोह में उन्होंने कई श्रेणियों में पुरस्कार प्रदान किए। डीडी न्यूज की टीम को छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनावों के वक्त रिपोर्टिंग करने के लिए पुरस्कृत किया गया। राष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करते हुए निष्पक्ष जनसंवाद के लिए डटे रहना एक अदम्य साहस का संकेत है। ये सम्मान समर्पित है साहस को, निडरता को, समर्पण को, कर्तव्य निर्वहन करते हुए सर्वोच्च बलिदान को। ये सहरा बंधा है देश के लोक प्रसारक डीडी न्यूज को, जब उसे साल 2018 के लिए कॉन्फ्लिक्ट जोन से पत्रकारिता के क्षेत्र में प्रतिष्ठित रामनाथ गोयनका पुरस्कार दिया गया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने निडर और निष्पक्ष पत्रकारिता के लिए डीडी न्यूज के धीरज कुमार, मोर मुकुट शर्मा को पुरस्कृत किया। साथ ही शहीद अच्युतानंद साहू की पत्नी हिमाचली साहू को पुरस्कार चिन्ह दिया। राष्ट्रपति ने कहा कि पत्रकारिता के क्षेत्र में मुश्किलों का सामना करते हुए निष्पक्ष जन संवाद के लिए डटे रहना एक अदम्य साहस का घोष है। It requires a great deal of inner strength and incredible passion for journalists to play so many roles at a time to arrive at truth. Their versatility is praiseworthy. But that prompts me to ask if such a sweeping exercise of power is accompanied by genuine accountability. दरअसल 30 अक्टूबर 2018 की दोपहर छत्तीसगढ़ अरनपुर थाना क्षेत्र के नीलवाया गांव से आई एक खबर ने डीडी न्यूज को स्तब्ध कर दिया था। 20 साल बाद गांव में मतदान केंद्र बनने वाला था। विधानसभा चुनाव के लिए लोकतंत्र का उत्साह था। इसी खबर के लिए डीडी न्यूज के धीरज कुमार, मोर मुकुट शर्मा और अच्युतानंद साहू ने गांव का रुख किया। लेकिन गांव से ठीक कुछ पहले ही नक्सली घात लगाए बैठे हुए थे। उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और इस अचानक हमले में अच्युतानंद साहू शहीद हो गए। राजधानी दिल्ली में आज जब राष्ट्रपति ने उस टीम को पुरस्कृत किया तो एक बार फिर गम और गौरव के पल एक साथ हाजिर हुए। इसके अलावा रामनाथ गोयनका अवार्ड 2018
को अन्य श्रेणियों में भी दिया गया, जिनमें प्रिंट, ब्रॉडकास्ट और डिजिटल मीडिया माध्यम के पत्रकार शामिल रहे और उन्हें भिन्न भिन्न श्रेणियों में पुरस्कृत किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। देवरिया जिले के रोपन छपरा में भद्रसेन सिंह की पुण्यतिथि पर आयोजित प्रतियोगिताओं के विजेताओं को केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने प्रमाण पत्र, नगद राशि और मेडल देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि शिक्षा के साथ संस्कार भी बच्चों को दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि भद्रसेन सिंह ने इस क्षेत्र के लोगों के दीर्घकालिक कल्याण की भावना से विद्यालय की शुरुआत की थी, जिसका फायदा कम संसाधन वाले लोगों को मिल रहा है। इस दूरदराज गांव में बेटों के साथ ही बेटियां भी पढ़ सकें, ऐसी कल्पना कर यहां भद्रसेन सिंह ने इस संस्था की बुनियाद रखी थी। उन्होंने सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का लाभ लोगों से उठाने का आह्वान भी किया। बढ़ा रही हैं, इससे बड़ी श्रद्धांजलि ठाकुर भद्रसेन के लिए और नहीं हो सकती। ये भी कहना उचित होगा, ग्रामीण अंचल में वाद विवाद के साथ साथ विज्ञान को प्रोत्साहन देना, शिक्षा के साले में विज्ञान को भरसक सहारा और प्रोत्साहन देना ठाकुर भद्रसेन जी के परिवार की अग्रिम भूमिका इस क्षेत्र में रही और इसके लिए आप विशेष सराहना के हकदार हैं। उन्नाव के अचलगंज क्षेत्र के एसएवी इंटर कॉलेज में आयोजित पुरातन छात्र सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी और उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने शिरकत की। कार्यक्रम में विधानसभा अध्यक्षों ने स्माइल दर्पण नामक पुस्तक का विमोचन भी किया। इस दौरान कार्यक्रमों में शिक्षकों का सम्मान भी किया गया। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी का ये पैतृक गांव है। गुजरात विधानसभा अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी ने कहा कि पैतृक गांव हमेशा याद रहता है और यहां दिल बार बार आने को करता है। वहीं यूपी विधानसभा अध्यक्ष हृदय नारायण दीक्षित ने सीएए समर्थन में कहा कि भारत में एक कानून में संशोधन हुआ है, जिसके चलते पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के शरणार्थियों को भारत में जिनकी आस्था है शरण देने की बात है, जिसमें जैन, बुद्ध, ईसाई, पंजाबी, फारसी, हिंदू सभी लोग हैं। गालीपत, उसकी महक, उसकी सुरभि, उसका आकर्षण भिन्न प्रकार का होता है। बच्चे सच बोलते, बच्चे कभी झूठ बोलते नहीं बोलते ना, तो सीधा को थोड़ा सा लगता है। ईमानदार जात में ये डिजाइन भावना है। अब मालूम हो गया कि पिज्जा लाइट क्या होता है। पिज्जा क्या होता है? पिज्जा से कैंसर हो सकता है। इसको बंद करिए। हमारे यहाँ पिज्जा की जगह पे आप रोटी के ऊपर मसाला के भजन कौन बना करता है? मलाई खाइए, कौन बना करता है? सरकार के नमामि गंगे प्रोजेक्ट के तहत गंगा को अविरल और निर्मल बनाने के उद्देश्य से गंगा किनारे वाले जनपदों में 5 दिवसीय गंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस गंगा यात्रा की तैयारी के संबंध में प्रदेश के आबकारी एवं मद्य निदेश मंत्री रामनरेश अग्निहोत्री ने बताया कि बहुत भव्य और दिव्य गंगा यात्रा की तैयारियां हो रही हैं। 30 जनवरी को इस गंगा यात्रा का भव्य स्वागत किया जाएगा। 27 जनवरी से 31 जनवरी तक लगातार गंगा किनारे के 43 गांवों में प्रतिदिन कार्यक्रम होता रहेगा। उन्होंने बताया कि गंगा श्रद्धा का केंद्र है और गंगा की अविरलता और निर्मलता बनाने की जरूरत है। इसके लिए भारत सरकार हजारों करोड़ रुपए खर्च कर रही है। साथ ही सभी विभागों को इसकी अलग अलग जिम्मेदारी भी दी गई है। गांव हमारे गंगा के किनारे पड़ते हैं, उन गांवों में लगातार कोई न कोई प्रतिदिन कार्यक्रम होता रहेगा। भारत सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, भारतीय जनता पार्टी, ये सब मिलकर इस यात्रा को भव्य और दिव्य बनाने के लिए कमर कस चुके हैं। तो गंगा हमारी माँ है, हमारी श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए गंगा की निर्मलता, अविरलता ये बनाने की ज़रूरत है। हजारों करोड़ रुपया भारत सरकार इसके लिए खर्च कर रही है। सभी विभागों को अलग अलग जिम्मेदारी दी गई है। खेलकूद विभाग की अलग जिम्मेदारी है, सिंचाई विभाग की अलग जिम्मेदारी है, स्वास्थ्य विभाग की अलग जिम्मेदारी है। सभी विभाग अपनी अपनी जिम्मेदारी का निर्वाह करेंगे।
किनारे के जनपद फतेहपुर की 43 ग्राम पंचायतें हैं। सभी ग्राम पंचायतों के लिए कार्य योजना विभागों की बना ली गई है और हर एक ग्राम पंचायत में जो जो एक्टिविटीज़ होनी है उसको चिन्हित कर लिया गया। प्रमुख एक्टिविटीज़ में है कि जो प्लास्टिक मुक्त इन ग्राम पंचायतों को करना है, उसका एकत्रीकरण करना है, गंगा तालाब का निर्माण करना है, गंगा मैदान खेल कूद के मैदान के रूप में विकसित करना है। इसके अतिरिक्त जो खेल कूद की गतिविधियाँ हैं, वाद विवाद चित्रकला की प्रतियोगिताएँ हैं, वृक्षारोपण की महत्ता उसके बारे में है। जो हमारे नाले हैं जो चिन्हित किए गए हैं ग्राम पंचायतों के, वो अगर गंगा में सीधे गिर रहे हैं तो उनको कैसे उसको क्लीन करना है, उसके लिए कार्य योजना बनाई गई है, उस पर हम लोग काम करें। आमतौर पर हम जिन चीज़ों को बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन चीज़ों से बरेली की 3 सहेलियों ने अपना स्टार्टअप शुरू किया और वो अपने साथ औरों को भी रोजगार मुहैया करा रही हैं। पुष्पा, नाजरीन, मनीषा तीनों सहेलियां हैं। फैशन डिजाइनिंग कोर्स खत्म किया तो नौकरी के बजाय कुछ अलग करने का मन बनाया। सोच लिया कि अपने शहर छोड़कर दूसरी जगह जाने के बजाय यहीं कुछ ऐसा करेंगी जो कि उन्हें नया रास्ता बनाए। उन्होंने जरी दरजोदी को बनाया। घरों में बेकार हो चुके पुराने सामान को डिजाइनर और इंटीरियर के काम लायक बनाने की ठानी तो रुपए की समस्या आड़े आई। पॉकेट मनी से तीनों ने 25,000 रुपए इकट्ठे किए और स्टार्टअप शुरू कर दिया। अब ये लोग घर में बेकार पड़े बोर्ड, जूट के बैग, बेकार कॉफी के कप से सजावट के सामान बनाती हैं। यही नहीं, ये घर की सजावट के लिए जो सामान तैयार करती हैं, उससे बची सामग्री से ये कुशन कवर से लेकर अन्य शोपीस भी तैयार करती हैं। अपने ही घर में ये लोग सामान तैयार करती हैं और फिर मेलों में, प्रदर्शनियों में अपने सामान को बेचने के लिए ले जाती हैं, जिससे ये अच्छी आमदनी कर रही हैं। इस काम से ये औरों को रोजगार भी दे रही हैं। भी हो यूजेस में जिसमें ज़्यादा पैसा वैसा खर्च ना हो। और हमारे जो बरेली का मेन चीज़ जरी जरदोजी, उस समय काफ़ी फेमस चल रहा था कि जरी जरदोजी। तो हमने उसी को लेके एक बेस लेके चले कि हम अपना जरी जरदोजी जो हमारा बरेली का फेमस है, उसे हम वेस्ट मटेरियल पे निकालेंगे तो ज़्यादा ही अच्छा होगा। हमने फर्स्ट टाइम जब अर्बन हाट में एक स्टॉल किया, वहाँ पे हमें काफ़ी रिस्पॉन्स मिला। जो हमारा वेस्ट मटेरियल था सबसे ज़्यादा उस पे लोगों ने फोकस किया कि मतलब जरी जरदोजी ये तो बहुत अच्छा है, और फिर वो भी वेस्ट मटेरियल पे। तो हम लोगों ने, तीनों फ्रेंड्स ने सोचा क्यों ना हम इसको अपना वेस्ट लेके चलें और इसी को ही अपना आगे करियर बनाते हैं। इससे हमारी जो और फ्रेंड्स है ग्रुपिंग में सारी फ्रेंड्स आती हैं, वो भी आगे बढ़ेंगी, उन्हें भी वर्क मिलेगा, घर बैठे अच्छा काम भी होगा। धीरे धीरे फिर हमने एक स्टॉल अर्बन हाट में किया, फिर हम बदायूं गए। हमें इतना फेमस मतलब अच्छा रिस्पांस मिला कि न्यूज़ में आने लगे हम लोग। हमें बदायूं का ऑफ़र मिला, हम बदायूं गए। हम लखनऊ में गए जहाँ पे अभी यूथ फेस्टिवल चल रहा था, तो हम लोग को काफ़ी वहाँ पे भी बहुत सराहना मिली। 2nd प्राइज़ भी मिला हम लोगों को। तो हम लोगों ने सोचा कि ठीक है, ये अच्छा है, हम लोग और इससे उत्साहित हो रहे हैं और धीरे धीरे अपने काम को आगे बढ़ा रहे हैं। स्टार्टअप के जो सर वगैरह आए थे हमारे सेंटर में, तो उन्होंने मतलब देखा कि जो ये लोग बहुत अच्छा सिखाती हैं और बच्चों को इतना ट्रेंड कर रहे हैं, तो ये लोग खुद कितना करेंगे। तो उन्होंने हमें मौका दिया कि आप लोग मतलब इसे बाहर लेके आओ, अपने इसको तीनों लोग मिलके कुछ करो, दिखाओ। तो हम लोगों को फर्स्ट स्टॉल DIC से मिली थी, कौशल सर ने दिलवाई थी हम लोगों को। तो हमने जब वहाँ पे गया तो हम लोगों को बहुत अच्छा रिस्पांस मिला। मतलब सबने तीनों को फर्स्ट किया कि जो है बेस्ट से जो भी शुरू किया इन्होंने, और जरी भी दिखाई है जो DOP की तरफ से आई है, तो यानी कि बेस्ट है, बहुत ज़्यादा बेस्ट है। जब हम कोई मटेरियल लेते थे वो बहुत कॉस्टली पड़ता था। हम लोग का क्या होता था उसमें कि एक ही प्रोडक्ट हमारा तैयार हो पाता था। इसके अंदर में हम लोगों ने क्या करा कि बेस्ट मटेरियल का यूज़ करना शुरू किया, जो कि नॉर्मली सबके घर में मिल ही जाता है। तो बेस्ट मटेरियल में हम लोगों ने कॉफ़ी के गिलास, सुतली और जो स्वेटर वगैरह बनाते हैं उसकी बची हुई जो ऊन होती है उसका, और जो हार्डबोर्ड होते हैं, गत्ते होते हैं, पेप्सी की बोतल्स होती हैं, जो फट्टे होते हैं, पैर वगैरह पोंछते हैं, गेहूँ वगैरह हमारे आते थे घर से, तो वो फट्टे वगैरह सब कुछ हमने यूज़ करना शुरू करा। हमें जब पहली स्टॉल जो ODOP से मिली थी अर्बन हाट में, तो उसमें जो हम लोगों ने अपनी एक डॉल पे प्रेजेंट किया था जो बिल्कुल बेस्ट मटेरियल का था, लेकिन क्या था जो बरेली की जो फेमस जरी जरदोजी है उसको थोड़ा सा वर्क दिखा दिया गया था, जो हम लोगों ने घर पे तैयार किया था। उसका रिस्पॉन्स बहुत अच्छा है। रामपुर आकाशवाणी एवं रजा लाइब्रेरी रामपुर के तत्वावधान में आचार्य कैलाश चंद्र बृहस्पति के 101वीं जयंती के उपलक्ष्य पर रजा लाइब्रेरी के रंगमहल में शास्त्रीय संगीत का आयोजन किया गया। आकाशवाणी रामपुर के निदेशक मनदीप कौर ने सांस्कृतिक कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि रामपुर का संगीत से पुराना रिश्ता रहा है, लेकिन अब उस विरासत को लोग भूल रहे हैं। हमें खोई हुई विरासत को फिर से पुनर्जीवित करना है। उन्होंने कहा कि कठिन परिस्थिति में उन कलाकारों ने संगीत को नहीं छोड़ा।
रामपुर में अनेकों कलाकार हैं जो विभिन्न क्षेत्रों में जाकर रामपुर का नाम रोशन कर रहे हैं। इस दौरान डॉक्टर रश्मि चौधरी, श्री सुंदरलाल गंधर्व एवं श्री सनवर अली खान ने शास्त्रीय संगीत के माध्यम से सभी उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। जनपद शाहजहांपुर में नमामि गंगे के तहत गंगा को निर्मल और अविरल बनाने के उद्देश्य से गंगा किनारे बसे 12 गांवों को गंगा ग्राम घोषित कर प्रशासन ने युद्ध स्तर पर विकास कार्य कराना शुरू कर दिया है। मिर्जापुर कलान ब्लॉकों के गांव जहानाबाद, खमरिया, दोषपुर, थोक समेत 12 गांवों में शौचालय निर्माण, स्वच्छता, स्लोगन लिखवाने, गंगा खेल का मैदान, पेयजल एवं प्लास्टिक मुक्त ठोस एवं तरल अवशिष्ट का उचित प्रबंधन की व्यवस्था जैसे कार्यों के साथ ही स्कूली बच्चों द्वारा गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने हेतु रैली निकालकर गांव के लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। जिलाधिकारी इंद्र विक्रम सिंह ने बताया कि गंगा के समीपवर्ती बसे 12 गांवों को गंगा ग्राम घोषित कर सरकार की सभी योजनाओं, स्वच्छता, शौचालय, बिजली, पानी, स्कूल, गंगा खेल मैदान, जागरूकता, स्लोगन लिखवाने जैसे कार्य कराए जा रहे हैं ताकि इन गांवों के लोग अपने को विकास की मुख्यधारा से जुड़ा हुआ महसूस कर सकें। गाँवों में विशेष रूप से सरकार की जितनी योजनाएं हैं, लाभार्थी परक योजनाएं, उनका लाभ पहुंचाने की हम लोगों के द्वारा कोशिश की जा रही है ताकि इन ग्रामों को ये महसूस हो कि वो विकास की मुख्यधारा से जुड़े हुए हैं, क्योंकि ये दूरस्थ स्थित ग्राम है हमारे जनपद के। तो इनमें 100% शौचालय निर्माण, यहाँ पर आंगनबाड़ी केंद्रों की उत्तम व्यवस्था, प्राथमिक विद्यालय और उच्च प्राथमिक विद्यालय का प्रबंधन, गाँव की सफाई की व्यवस्था और इन गाँवों को हमने प्लास्टिक मुक्त ग्राम घोषित किया है। यहाँ पर पेयजल की व्यवस्था की गई है और ये कोशिश की गई है कि कोई भी हैंडपम्प खराब ना रहे। जो हैंडपम्प खराब हो उनको हम युद्ध स्तर पे मरम्मत करके उनको ठीक करा दें। इसके अलावा इनको हम वहाँ पर एक खेल का मैदान भी विकसित कर रहे हैं, जिसको गंगा मैदान के रूप में विकसित करेंगे ताकि आने वाले समय में बच्चों को वहाँ खेल कूद की उत्तम सुविधा मिल सके और वहाँ पर वृक्षारोपण किया जाएगा। मेन कोशिश ये है कि जो सॉलिड वेस्ट है या लिक्विड वेस्ट है, तरल अवशिष्ट या ठोस अवशिष्ट है, वो किसी भी रूप में गंगा नदी में न जाए ताकि गंगा नदी प्रदूषित न हो सके। शौचालय बने, लेटरिन कोई नहीं जाते, खेल कूद मैदान बनो, मोदी सरकार अभी तक देखो विकास होती, स्कूल बनो, गंगा जी को पानी जल सुरक्षित ही को। यहाँ पर खेल का मैदान भी है, स्कूल भी बनाए जा रहे हैं और गंगा को स्वच्छ रखने के लिए तमाम प्रकार की गंदगी को हटाया जा रहा है। अमेठी में भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। मामला अमेठी कोतवाली क्षेत्र के सिद्धि विनायक होटल के पास का है, जहां पर एक ट्रक और बोलेरो में बीती रात करीब 12:30 बजे भीषण टक्कर हुई। इस हादसे में बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। इस दौरान बोलेरो में कुल 6 लोग सवार थे, जिसमें से 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 2 अन्य लोगों की जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हुई, जबकि एक को ट्रॉमा सेंटर रेफर किया गया है। मौके पर पहुंची अमेठी कोतवाली पुलिस ने तत्काल घायलों को जिला अस्पताल गौरीगंज भिजवाया। वहीं पुलिस क्षेत्राधिकारी अमेठी पीयूष कांत राय की माने तो कोतवाली क्षेत्र के बारामसी के पास ये दुर्घटना हुई, जो काफी जबरदस्त थी। पुलिस को जैसे ही सूचना मिली, मौके पर वो तुरंत पहुंची। उन्होंने बताया कि अस्पताल सूचना के अनुसार 5 लोगों की मृत्यु हुई है। सीओ ने बताया कि चूंकि किसी की पहचान नहीं हो सकी है। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेपाली समकक्ष केपी कोली के साथ विराटनगर एकीकृत चेकपोस्ट का करेंगे उद्घाटन, जो जोगबनी और विराटनगर दोनों देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र है। नागरिकता संशोधन कानून के समर्थन में आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लखनऊ में करेंगे एक जनसभा को संबोधित। ये प्रदेश में सीएए के समर्थन में भाजपा की तीसरी रैली है। जेपी नड्डा को भारतीय जनता पार्टी का चुना गया नया अध्यक्ष। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने दी बधाई। पीएम मोदी ने कहा, नए अध्यक्ष के नेतृत्व में पार्टी छुएगी नए शिखर को। और पत्रकारिता जगत के प्रतिष्ठित पुरस्कार रामनाथ गोयनका अवार्ड कल राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किए प्रदान। डीडी न्यूज की टीम को यह पुरस्कार छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के दौरान रिपोर्टिंग के लिए दिया गया। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन अब समाप्त होता है। नमस्कार।